हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, FADS श्री संजीव मित्तल, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती निवेदिता शुक्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री सतीश सिंह, उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे सभी सोल्जर्स, इंजीनियर्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल एजेंसी एवं अदर पार्टिसिपेंट्स, देवियों और सज्जनों, आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किए जा रहे टूरिज्म पोर्टल का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि यह पोर्टल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स के साथ साथ संबंधित स्थानीय संस्कृति और फ्लोरा और फौना की जानकारी भी अपने विजिटर्स को उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह पोर्टल सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, खासकर स्टूडेंट्स की निर्माण से संबंधित एक्सपर्टीज भी हासिल करने में मदद करेगा। यानी आने वाले समय में यह पोर्टल BRO के समस्त प्रोजेक्ट्स, उनका इतिहास, उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी तकनीक और फ्यूचर प्रोजेक्ट से रूबरू होने का सबसे सुलभ और विश्वसनीय एक माध्यम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, राष्ट्र निर्माण की बात आते ही BRO का नाम हमें अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है। अपने आदर्श वाक्य त्रमेण सर्वम साध्यम का अनुकरण करते हुए BRO सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। 1960 में अपनी स्थापना के बाद से बराबर BRO देश के सुदूर एवं दुर्गम इलाकों में निर्माण कार्यों में सदैव आगे रहा है। शुरुआत में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर यह अब तक 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है और मुझे बताया गया है कि BRO द्वारा 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 850 प्रमुख ब्रिजेस, 19 हवाई पट्टियों और 4 सुरंगों का भी निर्माण किया जा चुका है। इसे मैं एक मेजर अचीवमेंट मानता हूं। और हाल ही में अटल टनल, जिसकी चर्चा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी ने की है, उस अटल टनल रोहतांग BRO की एक सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 10,000 फीट से ऊपर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण निश्चित ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरह उमिलिंगला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाकर BRO ने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भारत को वर्ल्ड मैप पर स्थापित कर दिया है। सिंगल और डबल लेन दोनों प्रकार के मॉड्यूलर ब्रिज लॉन्च करके BRO न केवल बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के आदर्श भागीदार के रूप में देश के सामने आया है। साथियों, समाज और राष्ट्र के विकास में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व होता है, इससे हम सब भली भांति परिचित हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म फोर्सेस की सामरिक जरूरतें हों, उद्योग धंधे हों या फिर विकास के अन्य कार्य हों, इन्हें पूरा करने में सड़कों का, ब्रिजेज और टनल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। खासकर सीमाई इलाके, जो बॉर्डर एरिया है, जो विकास की गति में अपेक्षाकृत पीछे रह गए, इनमें इन बुनियादी ढांचों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक, जिसका जिक्र मैं पहले भी आप लोगों के बीच कर चुका हूं, हमारे यहां बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर एक अलग मान्यता थी। इन एरियाज का डेवलपमेंट कहीं उल्टा हम पर ही भारी न पड़ जाए, इस सोच के चलते इनके विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी इन इलाकों में अपना धन, समय और ऊर्जा लगाकर सड़क, हाईवेज, टनल्स, एयरफील्ड्स आदि का निर्माण हम करें और विपरीत परिस्थितियों में कहीं इनका उपयोग दुश्मनों के हाथों ही न होने लगे, यह चिंता हमें बराबर सताती थी। इसलिए जो इलाका जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए, यह थी हमारी अप्रोच उस समय। लेकिन आज बॉर्डर एरियाज को इस अप्रोच का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर अपने पिछले कार्यकाल में
यानी देश का होम मिनिस्टर रहते हुए मैंने इन क्षेत्रों की स्थिति बड़े नजदीक से देखी है। स्वयं इन क्षेत्रों का मैंने दौरा भी किया है। गरीबी या शिक्षा से लेकर अवैध व्यापार, तस्करी और नशाखोरी जैसी तमाम समस्याओं से ये क्षेत्र मानो चौतरफा घिर गए थे। इसके अलावा अतिवादी और उग्रवादी शक्तियां भी यहां बड़े पैमाने पर पनप चुकी थी। यह एक अलग की घटना है, पर मुझे कहते हुए बेहद खुशी होती है कि वर्तमान सरकार ने लीक से हटकर सोचते हुए एक नई अप्रोच से काम करना प्रारंभ किया है और इसका परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारी सरकार सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने में भी पूरी तरह से सफल रही है और साथ ही इन एरियाज में हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आदि जरूरी और मूलभूत सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करने में हमारी सरकार कामयाब रही है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में कनेक्टिविटी का ऐसा कौन सा माध्यम है जो इन इलाकों में न पहुंचा हो? सड़कों से लेकर हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से यह क्षेत्र आज तेजी से जुड़ रहे हैं। बॉर्डर एरियाज तो खासकर आज विकास के नए केंद्र बनकर उभरे हैं। उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्र न केवल अपना विकास कर रहे हैं बल्कि पूरे देश के समग्र विकास का नया गेटवे बन रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ोतरी के साथ सीमावर्ती इलाके आज विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। जैसे DGBR ने अभी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अटल सुरंग के उद्घाटन के बाद इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 6 गुना अधिक हो गई है और यह बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह सामान्य परिवर्तन नहीं है। निश्चित ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात जहां हो वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैफे की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दुर्गम इलाकों में ट्रैवलर्स के विश्राम करने, उनके खाने पीने और महत्वपूर्ण स्थानीय जानकारियां प्राप्त करने के लिहाज से इन कैफेज को शुरू करने की बहुत अच्छी पहल आप लोगों द्वारा की गई है। इतिहास हमें बताता है कि सैकड़ों साल पहले हमारे यहां महत्वपूर्ण राजमार्गों के किनारे व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लिए विश्राम करने के लिए विशेष भवन बनाए जाते थे जिन्हें सराय कहा जाता था। और आज भी देश में अनेक भागों में सराय या इसे हम मुसाफिर खाना भी कहते हैं, इस नाम से अनेक जगहें आपको मिल जाएंगी, कहीं जाइए। और इन सरायों ने कभी यात्रियों की तो सहायता की ही, बाद में अपने अंदर समेटी हुई जानकारियों से इतिहासकारों की भी बहुत बड़ी मदद की है। साथियों, यात्रियों के आने जाने के विवरण से लेकर कुछ यात्रियों की वंशावली तक संबंधित पीरियड के आर्किटेक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी जानकारियां हमें इन सरायों की बदौलत मिल सकी और इनके चलते उस समय का कम्युनिकेशन नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है और साथ ही आसपास छोटे छोटे मार्केट्स और टाउनशिप भी डेवलप हुए हैं। और आज BRO कैफेज में मैं उन्हीं का मॉडर्न स्वरूप देखता हूं। BRO ने पहले भी न केवल सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ एक सूत्र में पिरोया है, बल्कि इन क्षेत्रों की समृद्धि में भी भागीदारी की है। हम ऐसे क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन के दिलचस्प रुझान देख रहे हैं जहां वे लोग जो नौकरी, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में अपने गांवों को छोड़कर चले गए थे, वापस अपने इलाकों में लौट रहे हैं। यह हमारा कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इसे मैं बहुत बड़ा एक मेजर अचीवमेंट मानता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब अरुणाचल प्रदेश की हुरी गांव के बारे में मुझे बताया गया। BRO द्वारा इस क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने के बाद यहां बड़ी संख्या में परिवार वापस लौट आए। सड़कों और ब्रिज आदि की कनेक्टिविटी की जीवन में क्या भूमिका होती है, इन परिवारों से बेहतर
और कौन दूसरा समझ सकता है। एक ऐसे ही बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कर यात्रियों को सुदूर क्षेत्रों में भी पर्यटन के लिए आकर्षित करेंगे और वहां की स्थानीय इकोनॉमी को समृद्ध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, हाल ही में बीआरओ के कैपिटल बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की घोषणा के साथ सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और हम यह भली भांति समझते हैं कि किसी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास निरपेक्ष न होकर समय और देश दुनिया के बाकी हिस्सों के विकास के सापेक्ष होता है। यानी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, अन्य क्षेत्र विकास की राह पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीमाई क्षेत्रों के विकास में भी हम तेजी से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। बजट में घोषित पर्वतमाला योजना का भी यही उद्देश्य है। और साथियों, आप लोग अवगत होंगे कि टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री दुनिया की बिगेस्ट जॉब और वेल्थ क्रिएटर में से एक है और इसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत अधिक होती है। यानी जितना इन्वेस्टमेंट करके हम किसी अन्य सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, उतना इस सेक्टर में लगातार अपेक्षाकृत कहीं अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी में और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के विस्तार में टूरिज्म जैसे सेक्टर का कोई मुकाबला नहीं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो देश में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया अडॉप्ट ए हेरिटेज, यानी अपनी धरोहर, अपनी पहचान, ऐसे ही अभियान है। स्वदेश दर्शन, प्रसाद, विद लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और देखो अपना देश और कनेक्टिविटी की सुलभता के लिए उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक, आज ऐसे अभियान हैं जो सीमाई क्षेत्रों और विशेषकर उत्तर पूर्व भारत में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इन प्रयासों से देश के इन इलाकों में कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और कनेक्टिविटी के और बढ़ने से स्वाभाविक है सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो, पर्यटन के नए डेस्टिनेशन डेवलप होंगे, वहां रोजगार और इंटरप्रेन्योरशिप के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की ओवरऑल प्रोग्रेस में वृद्धि होगी। देश और दुनिया के जो हमारे टूरिस्ट हैं, लाखों करोड़ों कदम जब इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो इन क्षेत्रों के कदम अपने आप प्रगति की नई राहों पर चल पड़ेंगे। और आज लॉन्च होने वाली टूरिज्म वेबसाइट इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और साथियों, भारत जैसे विविधता भरे देश में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह परिचित हैं। और मैं समझता हूं कि हम सभी को इसका दोहन करना चाहिए, तो एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हमारे देश में तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, बर्फ और समुद्र का अद्भुत कॉम्बिनेशन है, शायद ही दुनिया किसी देश में देखने को मिले। इसके अलावा मैंने अनुभव किया है कि देशवासी, खासकर हमारे युवा, डिफेंस से संबंधित विषयों के बारे में जानना समझना चाहते हैं और साथ ही साथ जुड़ना भी चाहते हैं। डिफेंस एक्सपो, एरो इंडिया शो या इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए जाने वाले इवेंट्स में मैंने यह बड़े करीब से देखा है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग सोचें कि क्या डिफेंस टूरिज्म को बढ़ावा देने के बारे में हम कोई योजना बना सकते हैं। इस पर हमको विचार करना चाहिए। क्या हम इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और हमारे यंग सर्विसमैन के सहयोग से लोगों को 2, 4 या 7 दिन के लिए सुरक्षा और संवेदनशीलता का उचित ध्यान रखते हुए हिस्टोरिकल बैटलफील्ड्स, वार मेमोरियल, वार म्यूजियम, ट्रेनिंग एकेडमीज या इसी तरह के अन्य डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की विजिट का कोई हम पैकेज दिया जा सकता है? क्या हम पैकेज ऐसा कोई दे सकते हैं? इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। इससे एक और आम लोग सैन्य जीवन के बारे में जान सकेंगे, किस प्रकार की जिंदगी होती है हमारे सेना के जवानों की,
इस प्रकार से उन्हें झेलना पड़ता है तरह तरह की मुसीबतों को, और उनके अंदर देशभक्त की भावना भी पैदा होती है, और साथ ही सरकार के लिए रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर एक बार विचार करें। आप सभी से मेरा आग्रह है। और साथियों, हमारी संस्कृतियों का संरक्षण भी हमारा एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, जिसे हम पर्यटन के माध्यम से भली भांति पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यात्राओं के माध्यम से भारतीयों ने दूर देशों तक अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी है। कई उदाहरण हैं, लेकिन उस विस्तार में मैं नहीं आना चाहता। हमें पुनः इस परंपरा को जागृत करने की जरूरत है। कला, साहित्य, संस्कृति और भाषाई दृष्टि से हमारा देश दुनिया के अधिकतम विविधता यानी डाइवर्सिटी वाले देशों में से एक है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पर्यटन को बढ़ावा देने की बात मैंने पहले भी कही है, पर उसके साथ साथ कल्चर सेंसिटिव टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की हमें जरूरत है। कल्चर सेंसिटिव टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात मैं कर रहा हूं। सीमाई क्षेत्रों में इतनी सांस्कृतिक विविधता के बावजूद वहां अभी कल्चरल टूरिज्म को उतना महत्व नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए। भारत के टॉप कल्चरल टूरिस्ट स्पॉट्स में गूगल समतल एरिया के डेस्टिनेशन ही दिखाता है, पर हमारा बिहार जिस तरह के क्षेत्रों से हमें जोड़ रहा है, इन क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक पर्यटन और वहां की इकोनॉमी दोनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, और अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस पोर्टल के नाम यानी marvel.pro.gov.in के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। पिछले समय में आपने जो जो निर्मितियां इस देश को दी हैं, जो जो उपलब्धियां आपने देश को हासिल कराई हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इससे उपयुक्त नाम शायद ही कोई और हो सकता था। हमारा बीआरओ जितनी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, सरकार भी उसी गति से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रही है। न केवल हर साल बढ़ने वाला बजटरी सपोर्ट, बल्कि हर प्रकार से हमारी सरकार हमेशा बीआरओ के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को भविष्य के प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।